इंडस्ट्रियल वर्कर्स है जो कि शायद 3 मिलियन वर्कर्स तक पहुंच पाएगा, जो आपका रफ एस्टिमेट इसके मुताबिक में है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और जो इंडस्ट्रीज में मजदूर काम कर रहे हैं उनको वो जो हक नहीं दिया जा रहा है, जो उनका हक है, वो अब इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें सबसे एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हुआ है वो ये हमारा कोशिश है कि हम चाहते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यूनिवर्सली मतलब पूरे सिंध में हर मजदूर को दिया जाए, और वो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल मजदूर मगर मजदूर जहाँ काम करे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि वो खुद जो मजदूर होते हैं, जैसे हमारा सहाफ़ी भाई है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड में या ऑर्गेनाइजेशन के तहत एम्प्लॉयड है, और जैसे कि जहाँ भी जो भी अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे होंगे, घरों में काम कर रहे होंगे, इंशाअल्लाह ताला जब वो खुद रजिस्टर होंगे मजदूर कार्ड में, उनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिलेगा, तो फिर उनको भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारा सनती मजदूरों तक महदूद रहा है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के लिए और पाकिस्तान के मजदूरों के लिए मेहनत किया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सबसे पहले मजदूर पॉलिसी दिया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मजदूरों के हकूक़ में इजाफा किया था। सदर ज़रदारी ने डेवोल्यूशन के साथ साथ बेनज़ीर स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम और इस किस्म का पॉलिसीज़ दे के मजदूरों का पेंशन और तनख्वाह में इजाफा करके बहुत फैसिलिटीज़ पहुंचाए थे। और हमने भी, सिंध हुकूमत ने भी, जहाँ तक डेवोल्यूशन के बाद लेजिस्लेशन की बात है, जहाँ तक हमारा बहुत से लेबर पॉलिसीज़ है और कानून साजी है, हमने बहुत एक प्रोग्रेसिव पोजीशन लिया है। लेकिन ये बेनज़ीर मजदूर का एक इनकलाबी कदम है, और सिंध की ट्राईपार्टाइट पॉलिसी के बाद मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान में लेबर फैसिलिटीज़ में और लेबर पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है, और हम इसको वेलकम करते हैं, इनकरेज करते हैं। इसलिए हमारा नज़रिया और हमारा मंशूर के मुताबिक कि जब मजदूर खुशहाल होगा तो फिर हमारा सनत खुशहाल होगा, फिर हमारा मईशत खुशहाल होगा। हम समझते हैं कि अगर कोई मजदूर परेशान है कि उनका बच्चा को तालीम नहीं मिल रहा है, अगर कोई मजदूर किसी की बीमारी की वजह से अपना या अपना ख़ानदान में से किसी बुज़ुर्ग का, किसी बेटे का बीमारी के लिए फ़िक्रमंद है, तो फिर वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू मेडिकल केयर बेनिफिट्स, सेहत के लिए, इलाज के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर कोई नुकसान होता है, कोई इंजरी होता है, उसके लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। मैटरनिटी के लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। अगर एक हादसा होता है, डेथ ग्रांट का भी एक बेनिफिट दिया जाता है। बहुत से जो बेनिफिट्स है, लेकिन इन बेनिफिट्स में से जो हम समझते हैं सबसे बड़ा और फ़ायदेमंद कंपोनेंट्स है वो सेहत का और तालीम का जो फैसिलिटी दिया जाते हैं मजदूरों को। इससे इंशाअल्लाह ताला मजदूर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान का मईशत चलेगा। तो हम सिंध हुकूमत को और हुकूमत सिंध को इस प्रोग्राम पे बेनज़ीर मजदूर कार्ड पे इनका इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट भी करते हैं, और सिंध के रहने वाले हर मजदूर से अपील करते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ और सिंध लेबर डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के काम करेंगे। और बेनज़ीर मजदूर कार्ड को हमारा ख्वाब है कि हम इस कार्ड को हर मजदूर के हाथ में पहुंचा दे, ताकि वो जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आगे
भर सकते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया और मंशूर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए एक इनकलाबी कदम शुरू हुआ था, और अब बेनज़ीर मजदूर कार्ड से हम पाकिस्तान के मजदूरों के लिए एक इनकलाबी कदम का आगाज कर रहे हैं, जिससे वो मजदूर, वो गरीब आदमी, वो आम आदमी जो अपना मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत की बुनियाद पे काम करते हैं, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका बेनिफिट उनको मिले। और इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मजदूर कार्ड वो रास्ता है, वो फैसिलिटी है, वो टूल है जिसके थ्रू हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था, प्रो लेबर पॉलिसी था, हम उसको आगे लेके चलेंगे। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज हमें ज्वाइन किए थे, पीपल्स पार्टी की लेबर की तंजीम की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से जो हमारी मदद करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट को भी, कि हम इस पॉलिसी को हम समझते हैं कि बहुत अहम शुरुआत है, बहुत अच्छा शुरुआत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा मुश्किलात का सामना होगा आगे जाके, उसमें हमारा लेबर कम्युनिटी हमारा साथ दे, ताकि हम वो मसले कम कर सकते और मजदूर का मसाइल हल कर सकेंगे। एक और पॉइंट जो हमारा मजदूर कार्ड, लेबर और इसके हवाले से एक अहम पॉइंट जो रह चुका है, जो मैं एक पॉइंट दोहराना चाहता हूं, वो EOBI का और वर्कर्स वेलफेयर फंड का डेवोल्यूशन का पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 1973 की आइन दिया था और फिर 18वीं तरमीम पे डेवोल्यूशन के मुताबिक लेबर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, और 2000 हमारा हुकूमत में हमने ये तरमीम पास किया था, और 2015 तक मुकम्मल तौर पे डेवोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। हर हुकूमत जो है वो मजदूर का हक और उनका मजदूर के जो बेनिफिट्स है वो डिवॉल्व नहीं हुआ है। तो हम वो मुतालबा दोहराते हैं कि EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड को फिर फॉर सूबे को डिवॉल्व किया जाए, ताकि सूबे अपने मजदूरों के लिए ज्यादा काम कर सके। आपका शुक्रिया। बिल्कुल, सो थैंक यू। आपका सवाल बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये मौका मिला है क्लैरिफाई करने के लिए। सो जैसे मैंने कहा, एक तो ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड हर मजदूर के लिए है। अभी के लिए जो है आपके जो 600,000 इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो फॉरेन बेनिफिशरीज होंगे, और हम चाहेंगे इसलिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट है। तो जो मजदूर अभी भी सनते में काम कर रहे हैं मगर रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दें। हम ये भी चाहते हैं कि हम इसका इजाफा करें, और इनफॉर्मल सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर हो, और हाँ ज़राए मजदूर हो, उनको भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा मिले। और उसके लिए इनके पास एक तरीक़ेकार है जिसमें वो मोबाइल टीम्स बेच रहे हैं। मैं ज़्यादा तफसील का सईद गनी को मौका दूंगा कि वो आपको वो टेक्निकल तरीक़ेकार ज़रूर बताएं, लेकिन चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो खुद रजिस्टर हो के खुद इस फैसिलिटी का फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला उठा सकेंगे। लेकिन सईद गनी साहब, आप ज़रूर इनको जो आपका प्रोसीजर है उसके बारे में। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है ना, इस वक्त तो हमारी जो सेसी के ऑफिस हैं और जो नादरा के ऑफिस हैं वहाँ पर काउंटर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे तादाद बढ़ेगी तो हम जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी काउंटर्स लगाएंगे ताकि वहाँ के मजदूर वहाँ खुद रजिस्टर करवा लें। लेकिन उसके बाद जब ज़ाहिर है कि और डिमांड बढ़ती जाएगी तो फिर ये मोबाइल सेंटर्स भी बनेंगे, और
گاڑیاں بھی جائیں گی ان کی مختلف علاقوں میں اور وہ ہم اس کو پبلش کریں گے کہ کس علاقے میں کس دن گاڑیاں ہوں گی. تو وہاں لوکلی لوگ جا کر جس طرح نادرا کی گاڑیاں ہوتی ہیں چونکہ نادرا کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں تو جس طرح نادرا کے کارڈ بنتے ہیں سملرلی اسی طرح ہم پورے اسی پیٹرن پہ جائیں گے اور اس کو ہر جگہ پھیلیں گے. چیئرمین صاحب حکومت نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی دعوت دی ہے. پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. جہاں تک انتخابی اصلاحات کی مقصد یا پالیسی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل آج سے نہیں انتخابی اصلاحات پہ کام کرتی آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم 2018 کا اور اس سے پہلے جو دھاندلی کیا گیا اس کا ریپیٹیشن نہیں چاہتے ہیں، اور جو بھی ریفارم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کرنے کو تیار ہے. خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایک بڑا اہم اور رول پلے کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کے لیے اور انپٹ لینے کے لیے. جہاں تک حکومت کی بات ہے، کوئی حکومت کا موقف تو کچھ سیریسلی نہیں لیتا، اور یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ وہی دھاندلی کرنے والے کے ساتھ ہم بیٹھ کے دھاندلی کو روکے. اس میں بہتر ہوگا obviously لیجسلیشن کا تو ضرورت ہے، ٹرانزیشنل ریفارم کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو سب سے اہم سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی روکنے کے لیے، ایک ایسپیکٹ تو لیجسلیشن ضرور ہے، لیکن جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو انتخابات میں ہوتے ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹیو رول ہے انتخابات کے سلسلے میں تو پھر جتنا بھی قانون سازی ہم کریں انتخابات متنازع رہیں گے. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات سے دور رکھ سکتے ہیں، ان کو امپارشل اے پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ رہ سکتا ہے، تو پھر الیکٹرل ریفارم کا بھی فائدہ ہوگا اور الیکشنز میں دھاندلی بھی کم ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو NA 249 کا الیکشن ابھی حال ہی میں گزرا ہے، آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا، دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایکٹیو پارٹیسپیٹری رول نہیں تھا. تو therefore ہم یہی چاہیں گے کہ نہ صرف ہم لیجسلیشن کروا دیں مگر یہ کنسنسس بنا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل سیاست میں اور الیکٹورل پالیٹکس میں نہ ہو. جی یہ بتا دیں کہ آپ کے اتحادی پاکستان مسلم لیگ نون والے عسکری اداروں پر تنقید کرتے تھے اور انتخابات کرانے کے الزامات بھی لگاتے تھے. میاں صاحب کا بیانیہ بھی آپ نے سنا، PDM کی جلسوں کی زینت بنا. اب کل درخواست دی گئی ہے آپ لوگوں کی جیت کے خلاف مفتاح اسماعیل کی طرف سے، اور یہ بھی شک ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی سندھ حکومت شاید کوئی رد و بدل ووٹوں میں کرے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بیلٹ پیپرز ہیں، جو باکس ہیں، ان کو عسکری اداروں کی تعویذ میں دیا جائے کیونکہ سندھ حکومت جو ہے اس میں تبدیلی رد و بدل کر سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا اعتماد کس طرح بحال ہوا؟ آپ کے ساتھیوں کے بدلتے موقف کے بارے میں کیا کہیں؟ الیکشنز میں آپ کے پاس اگر آپ کے کوئی اعتراض ہے تو آپ کے پاس طریقہ کار اور فورمز اویلیبل ہے استعمال کرنے کے لیے، اور وہ نون لیگ کا حق ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے کسی گڑبڑ کا، وہ ضرور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف آپ دیکھیں، الیکشن کمیشن سے آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کے الیکشن کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ فوج کی طرف سے اپیل نہ کریں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نون لیگ نے ایک سیٹ ہارا ہے تو پھر وہ اپیل کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے الیکٹورل پروسیس میں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف الیکٹورل پروسیس کے لیے نقصان ہوتا ہے اگر فوج کا رول ہو، جیسے 2018 کا الیکشن میں پاکستان فوج پاکستان کے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر ڈپلائڈ تھے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو فوجی ڈپلائمنٹ ہوا ہے کسی الیکشن میں وہ 2018 کا الیکشن میں پاکستان کے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر جو
खड़े थे, जहाँ के जब दहशत गर्दी अरूज पे था 2008 में या 2013 पे ऐसे नहीं था। तो हम समझते हैं कि इससे ना सिर्फ इलेक्शंस मुतनासा होते हैं मगर बिला वजह पाकिस्तान का फौज भी मुतनासा होते हैं कि अगर उनके हाथ में पोलिंग का अमल या पोलिंग का कोई सिलसिला होगा तो फिर जिसके पास कोई कंप्लेंट है वो जो अदारा गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, जो अदारा गैर सियासी होना चाहिए, उन पे तनकीद आना शुरू हो जाता है। तो हम ये मुतालबा के साथ बिल्कुल नहीं देते हैं और हम समझते हैं कि ये गैर ज़िम्मेदाराना मुतालबात है नून लीग की तरफ से कि हम पोलिंग बॉक्सेस को फौज के कस्टडी में दे। इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और नून लीग को बड़ा सोचना चाहिए कि क्या उनका जो बयानिया है या उनका मौक़िफ़ है क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका इंडिविजुअल इंस्टेंसेस में या इंडिविजुअल इश्यूज़ की वजह से है या वो असूली मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, नज़रियाती मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। अगर वो असूली मौक़िफ़ लेना चाहते हैं तो फिर उस असूली मौक़िफ़ और असूली बयानिया के साथ NA 249 के पोलिंग बॉक्सेस को फ़ौज के कस्टडी में देने का जो मुतालबा है वो मेरा समझ से बाहर है। देखो अब एक तो नहीं हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब से और मेरा कोशिश ये था कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मज़दूरों के इसलिए मे डे अभी हुआ है और मज़दूरों के लिए हमने काम भी किया है तो हम मज़दूरों के इश्यूज़ के इर्द गिर्द सवालात के जवाब दें और वही हम फोकस बनाए अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे दो क्वेश्चन है। एक बात तो ये है कि 2 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरिया काम के हवाले से कहा, सीएम साहब को हिदायत दी, नोटिस भी दिया। हाँ। तो सीएम साहब बैठे हुए पूछ के बताएं कि उसने क्या कार्रवाई की अभी तक। और दूसरी ये कि जो आप सैलाब बरसात आई थी, आप सागर भी गए और पूरे 30-4 अजला को घूमे, अभी तक वहाँ पर सिंदरी में पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाना था, वो क्यों गवर्नमेंट ने नहीं बनाया और अभी तक उनको मुआवजे नहीं मिले। तो ये कोताही इस तरह की गवर्नमेंट की क्यों है और आपने अभी तक उनसे पूछा क्यों नहीं? एक तो आपको कैसे पता मैंने नहीं पूछा? रमज़ान का महीना रमज़ान के महीना है, झूठ नहीं कहा जाता है रमज़ान। जहाँ तक भारिया टाउन का सवाल है वो जो स्पेसिफिक कंप्लेंट आ रहा था उस दिन पे जब हमारा इलेक्शन चल रहा था और उस कंप्लेंट के हवाले से जो भी एक्टिविटी किया जा रहा था वो रोका गया था किसी साइट पे उस जगह पे और मेरा ख्याल मैंने जो सीएम साहब को टास्क दिया था कि वो इन्वेस्टिगेट करके मुझे रिपोर्ट देगा, मैं उस रिपोर्ट का अभी तक इंतज़ार है। अगर आप मेरा जो मानसून के और फ्लड्स के दौरे पे गौर से सुन रहे थे, फॉलो कर रहे थे तो फिर आपको पता होगा कि इस टूर में मेरे मुतालबात क्या थे। मेरा मुतालबात ये था कि जो इसी भारिया टाउन केस के मुताबिक सिंध को पैसा मिलना चाहिए, यही पैसा जो अभी पड़ा हुआ है कोर्टों में, ये फौरन हमें दिया जाए ताकि जो स्ट्रक्चरल ड्रेनेज के इश्यूज हैं, LBOD और बहुत से इश्यूज हैं जिसकी वजह से जब भी मौसून होता है आधा सिंध डूब जाता है, जिसके लिए हमारा NFC की तरफ से, वफाक की तरफ से कोई अपना हिस्सा ये पैसा नहीं दिया जा रहा है, ना वो खुद दिलचस्पी ले रहे हैं कि वफाकी पैसा इस वफाकी मसला पे लगे जिसका नुकसान पाकिस्तान की मीशत को, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को सालों साल होता है। अगर वहाँ से हमें वो हमारा हक नहीं दिया जा रहा है तो हमें ये इजाजत दी जाए कि हम अपना पैसा, सिंध का पैसा इस इशू पे खर्च करें कि हम हमारा स्ट्रक्चरल जो ड्रेनेज का, LBOD का और उसके इर्द गिर्द के जो हमेशा से इश्यूज रहे हैं जो काफ़ी महंगे हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। जो आज
تک ہمارا مطالبہ رہا ہے وفاق سے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں چاہے وہ سپر فلڈ ہو یا بارش کی وجہ سے جو فلڈ ہو، ہم نے پاکستان کارڈ وطن کارڈ دے کے ڈائریکٹلی وفاق کی طرف سے وہ لوگوں کو جو نیچرل ڈیزاسٹر میں افیکٹڈ تھے ان کو ان کا حق پہنچائے تھے. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہی سلسلہ وہی طریقہ کار آج بھی اپنایا جائے. اس لیے وہ نہ صرف تاریخی نقصان تھا، نہ صرف جو آپ کو نظر آتا ہے شاید انفراسٹرکچرلی یا پانی موجود ہے، مگر ہمارا ذرائع معیشت کو، ہمارا فصل کو، ہمارا کسان کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا اس کو ان کے لیے جیسے آپ نے نوٹ کیا ہے کوئی کمپنسیشن ابھی تک نہیں ہوا ہے. اور ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مانسون کا سیزن آ رہا ہے، تو ایسے نہ ہو کہ دوسرا مانسون بھی آ جائے اور پچھلے مانسون کا نقصان کا علاج نہیں کیا ہو. تو اس لیے میں اپنے مطالبات، پارٹی کے مطالبات آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ ایک جو وطن کارڈ میرے جو بھی چاہے وہ سوات میں ہے یا میر پور خاص میں ہے، ان کو ان کا حق ہے کہ ان کو نقصان ان کا گھر کا، ان کا دکان کا، ان کا فصل کا، ہمارے مانسون کی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا ہے، ان کو اس طرف سے کمپنسیشن دیا جائے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایل بی او ڈی اور دوسرے اسٹرکچرل ڈرینیج کے ایشوز کا ہم حل چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. ہمارا پیسہ موجود ہے، ہم وہ پیسہ ملیر میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہ پیسہ ایل بی او ڈی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین آج صحافت کا صحافیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ہم جو میڈیا ورکرز ہیں اپنے آپ کو مشہور سمجھتے ہیں. آج بھی پاکستان جو ہے نا صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے. صحافی قتل ہو رہے ہیں بہت سارے ایشو، لیکن اس وقت سب سے جو اہم ایشو ہے وہ ہے سندھ حکومت سے جو گزشتہ 3-4 سالوں سے متعدد بار یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں کو اشتہارات سے مشروط کیا جائے گا. آج بھی بہت ساری میڈیا ورکرز کو تنخواہیں نہیں ملتی. عید کا سیزن ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ایشو ہے سر. بہت ساری میڈیا ورکرز کو ابھی تک تنخواہیں نہیں ملتی. سندھ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ متعدد بار دعویٰ کیا ہے سندھ حکومت. تھینک یو. ایک تو خاص طور پہ آپ کا چینل کو تو ضرور دینا چاہیے، اور دوسرا پریس فریڈم ڈے کو بالکل مبارکباد ہو اب سب کو. اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہے خاص طور پہ پاکستان کی پرسپیکٹو سے ہمارا کافی مشکلات کا سامنا ہے جو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک جو آپ کا ویج ہے وہ آپ کا حق ہے، چاہے وہ صحافت میں کام کرے یا جہاں بھی مزدور کام کرے، آپ کو اپنا تنخواہ ٹائم میں ملنا آپ کا حق ہونا چاہیے. اور ہمیں سب مل کے چاہے وہ میڈیا میں ہو، حکومت میں ہو، اس کو اس ناانصافی کو دور کرنا چاہیے. جہاں بھی کوئی محنت کرے، جہاں بھی جو کوئی محنت کرے، ان کا محنت کا جو ان کا کمپنسیشن ہے ان کو ضرور ملنا چاہیے، جو کہ خاص طور پہ میڈیا انڈسٹری میں نہیں کیا جاتا ہے. میں نے چاہا کہ ہم سندھ حکومت کا انفلوئنس کو استعمال کرے اور جو سندھ حکومت ایڈورٹیزمنٹس دے، ہم کسی طریقے سے اس کو اس پوائنٹ کے ساتھ لنک کیا جائے کہ وہ اس پیسہ سے فوراً جو امپلائیز کو تنخواہ نہیں دیا گیا ہے ان کو دیا جائے. اور یہ ٹاسک ہم نے اپنا انفارمیشن منسٹر کو جی ناصر شاہ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا اس کا اور کیوں ہم اپنا ایڈ سپینڈنگ کو ٹائی نہیں کر سکتے ہیں تنخواہ کے ساتھ. اس میں آپ کا حکم تھا کہ کووڈ اور اس لحاظ سے بھی ان سب کی سپورٹ کرنی ہے اور میڈیا ورکرز کی تنخواہوں کو انشور کرنے کے لیے ان کو ایڈوانس بھی اگر دیا جائے وہ بھی دیں اور وہ سیلری اکاؤنٹ میں جائے. لیکن سر اس میں قانون سازی کی وہ ایشو تھا جو آپ کے علم میں ہے کہ کچھ اداروں کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے کچھ افسروں نے اس پر وہ نہیں کیا کام. حالانکہ ہم چاہتے تھے، آپ کا حکم تھا کہ ان میڈیا ہاؤسز کو دیا جائے لیکن وہ ان کے سیلری اکاؤنٹ میں دیے جائیں تاکہ ان سے یہ سیلری ڈرا ہو. تو اس پر سر ابھی قانون سازی کر رہے ہیں ہم اور ان کو انشور بھی کرایا ہے سر. اور ہم نے لائبلٹیز کچھ دی ہیں، باقی اس لیے روکی ہوئی ہیں کہ یہ انشور نہیں ہو رہا کہ جو بھی ہم لائبلٹیز دیتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتی. ابھی بھی 2-4 اور دوستوں نے بھی یہ شکایت کی ہے. تو اب جو بھی ان کو ہم دیں گے ان کی لائبلٹیز ان سے
नथी करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि वो इनकी सैलरी मिले सर। आपका ऑलरेडी हुक्म है सर, उसको मैं इंशाल्लाह अभी कराऊंगा। काफ़ी देर बाद आपने ये इशू रेस किया है और मैं भी खुद फॉलो अप करता हूँ कि क्या हुआ उस पॉलिसी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कि आपने मजदूर कार्ड निकाला, लेकिन चेयरमैन साहब महंगाई इस वजह ज्यादा हो गई कि एक कार्ड पूरे घर का इलाज कितना करवाएगा? नहीं कर आप ये बताइए कि जो तहरीक चल रही थी आपकी वो इमरान दो की, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तहरीक को पीछे छोड़ दिया है? थैंक यू। जहाँ तक मजदूर का ये एक सिलसिला है, अभी हम सिर्फ इससे ये चाहते हैं कि जो हक इंडस्ट्रियल मजदूर को दिया जाता है वो हम एक्सपैंड करें दूसरे मजदूरों को, और हम समझते हैं कि जो अगर कम से कम तनख्वाह उनको दिया जा रहा है, जो कि ज़्यादातर नहीं दिया जा रहा है, उससे कम भी दिया जाता है, वो मज़दूर जो जिनका कम तनख्वाह कम है उनके लिए ये मज़दूर का जो उनको बच्चों का या उनका ख़ानदान का, चाहे वो सेहत का इलाज का इशू हो या तालीम का इशू हो या इंजरी का इशू हो या मैटरनिटी का इशू हो या शादी का इशू, उसमें मदद किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अगर हर मज़दूर और उस मज़दूर का पूरा घर के लिए एक बेहतरी होगा, एक बेनिफिट होगा। और जहाँ तक इमरान की जाने की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी समझती है कि इसी इमरान ख़ान की हुकूमत में रहने की वजह से, इसका नालायक नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से, चाहे वो हमारा PTIMF डील हो जो हमारा मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है, या इसका स्पेशल तरीका है सियासत और पार्लियामान को, जमहूरियत को चलाना, जिससे जमहूरियत को, हमारा पूरा रियासत को नुकसान पहुँचा रहा है, इसका जाने से फ़ायदा होगा। इसका जाना जो है वो कौम और मुल्क का मुतालबा है, और यही वजह था कि हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखा था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को ना सिर्फ पब्लिक को मोबिलाइज करना का जिम्मेदारी था या आपका मैसेज उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी था, लेकिन हमने तय किया था हमारा फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में कि हम जमहूरी हथियार इस्तेमाल करेंगे, और हम वज़ीर आला बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ पार्लिमानी हथियार, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस हो, हम वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। हमारा इत्तेहादी ने हमें चैलेंज किया था कि आपका नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगा। हमने सेनेट इलेक्शन के थ्रू उनको सामने साबित कर दिया कि हम नो कॉन्फिडेंस पंजाब और वफाक में ले आ सकते हैं अगर वो थोड़ा हिम्मत पकड़े। मगर हम क्या कह सकते हैं कि इतना तो ठोस और तगड़ा सियासी आर्ग्यूमेंट पूरा मुल्क के सामने रखा गया है, और अगर वो खुद अब फैसला कर रहे हैं कि ना हमने बुज़दार को हटाना है, ना हमने इमरान को हटाना है, तो ये इल्ज़ाम फिर पीपल्स पार्टी पे नहीं जाते, ये इल्ज़ाम उन सियासी जमातों पे जाते हैं जो जानबूझ के, चाहे वो अदम एतमाद पंजाब में हो या अदम एतमाद वफाक में हो, उनसे पीछे हट रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, और उसी डॉक्यूमेंट जिस पे हमारा सिग्नेचर है, जिसने ये सारी जमातों का भी सिग्नेचर है, उसका जिक्र ही नहीं होता, और सिर्फ अपोजिशन के इस्तीफ़ों की बात होती है, बॉयकॉट की बात होती है, तो उससे ना हुकूमत जाना है, ना इमरान जाना है, और अवाम की मायूसी में इजाफा होना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये अपोजिशन का ज़िम्मेदारी है कि वो अपोजिशन से अपोजिशन करने के बजाय वो ज़रा हुकूमत का अपोजिशन करे, ज़रा हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज़ को देखे, सियासी पॉलिसीज़ को देखे, और उस पर हम कदम उठाएं। जिन्होंने धांधली की उनके साथ बैठ के रिफॉर्म नहीं लाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट से भी आप बात नहीं करेंगे, तो फिर रिफॉर्म कैसे होगा? किसके साथ रिफॉर्म्स के लिए लेजिस्लेशन ज़रूर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और उस लेजिस्लेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए, बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी
منشور ہے اور اپنی پالیسی ہے, اور جو بھی اپنا منشور کو اور اپنا پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی سپیس ملتی ہیں وہ ہم ضرور کریں گے. لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا, الیکشنز تب غیر متنازع ہوں گے, الیکشنز تب صاف و شفاف ہوں گے جب ہم یہ 100% گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل نہیں ہو. میرا سوال یہ تھا کہ مریم نواز صاحب نے کوئی الزام لگایا کہ سندھ اسمبلی کو بچانے کے لیے آپ نے استعفیٰ اسمبلیوں سے نہیں کیے. اب جو صورتحال ہے کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کی بھی دھمکی دی ہے اور نیشنل گورنمنٹ بنائے جانے کی بھی. اگر عمران خان نے اسمبلیز توڑنے کی بات کی ہے اور نون لیگ ابھی تک استعفے کی بات کر رہے ہیں تو وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف ہے, آپ ہمارا وٹنس ہو, آپ سینئر صحافی ہو, آپ کو پتا ہے کہ 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے. اگر سندھ حکومت کی بچانے کی بات ہوتا ہے اس کو ہم اوبیسلی فکر مند نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں, جیسے آپ نے NA 249 کا الیکشن میں دیکھا کہ کل بھی اگر ہم استعفے دیں گے اور الیکشنز لڑیں گے تو ہم پہلے سے زیادہ سیٹس نکالیں گے. ہر بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹیز کا ووٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہ ثبوت ہے, پروف ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن سوال بنتا ہے کہ استعفیٰ اگر ہم مان بھی لے, استعفیٰ کو ہم نے دینا ہے, لیکن استعفیٰ دینے سے پہلے آپ ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں. جمہوری ہتھیار کو, پارلیمانی ہتھیار کو, ووٹ کو عزت نہیں دیا جائے گا جب تک ہم پارلیمان کو عزت نہیں دیتے. اگر آپ کے پاس پنجاب میں میجورٹی ہے, پنجاب میں آپ کے پاس ووٹس ہے, تو کیوں بزدار کو چیلنج نہیں کیا جاتا ہے؟ 3 سال تک یہ کرمنل سیاسی نیگلیجنس ہے کہ اتنا بڑا ووٹس ہونے کے باوجود نون لیگ نے ایک دن کے لیے بھی بزدار کا حکومت کو مشکل نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو زبردستی اپوزیشن میں بٹھایا گیا تھا یہاں مشرف کے دور میں, تو ہم سندھ اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہونے دیتے تھے. صرف ایک ہی دن پہ لیجسلیشن ہوا تھا, وہ 1 اپریل 4 پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی گری خدا بخش میں تھا اور سندھ اسمبلی خالی تھا, تو پھر سندھ اسمبلی نے اس ایک دن کے لیے لیجسلیشن کیا تھا. 5 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پارلیمان موجود تھے, ان کو ہلنے نہیں دیا. بزدار کا حکومت 3 سال سے چل رہا ہے, 3 سال سے چل رہا ہے, اور آپ نے کبھی سنا کہ اس کا بجٹ پاس کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کوئی قانون سازی کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کوئی تگڑا MP نون لیگ کا نے پنجاب اسمبلی میں اٹھ کے اس کو لڑکارا؟ نہیں. وہ اس لیے کہ ابھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاہد ان کا مکمکا ہے. شاہد نون لیگ سمجھتی ہے کہ بزدار اگر جتنا بھی نقصان پہنچے پنجاب کو تو سو پہنچے, بزدار جتنا بھی پنجاب کی عوام کو مشکلات پیدا کرے وہ کرے, لیکن نون لیگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میں ان کا سیاسی فائدہ ہے, تو وہ پنجاب کے عوام کے پھر مشکلات میں جو مشکلات کا سامنا پڑ رہے ہیں, یہ نون لیگ سے بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ کیوں بزدار حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. ہم نے تو آپ کو راستہ دکھایا ہے کہ پنجاب کے تھرو آپ وفاق بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہو تو اس کا جواب پھر دینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا ہمیشہ سے زور دیتی رہی ہے. ریاستی الیکشن کافی ڈیلے ہو چکے ہیں اس صوبے میں. اس وقت بھی جہاں تک جو صورتحال ہے, ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹرز ہیں, اوور برڈن ہیں, بہت کام رکے ہوئے ہیں, تو کب بلدیاتی الیکشن جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کردار کشی ہوتی ہے اس سبجیکٹ پہ وہ کافی زیادہ ہے. اور وہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اب جو حکومت رہا ہے سندھ میں, دوسرے صوبے میں دوسرے کی حکومت بھی رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آتے ہوئے خان صاحب نے اپنا پنجاب میں لوکل باڈیز کا نظام کا خاتمہ کیا, پختونخوا میں اپنا لوکل باڈیز کا نظام کا خاتمہ کیا,
मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये कदम नहीं उठाया, जबकि सबसे बड़ा शहर कराची आपको सियासी मुखालिफ के साथ MQM के पास उनका मेयरशिप था, लेकिन सिंध सूबा वो वाहिद सूबा है जहां बल्दियाती निज़ाम ने अपना टर्म पूरा किया। अपना टर्म पूरा करने के बाद इंटरम पीरियड के लिए ऑफ कोर्स डिसॉल्व हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स लगते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स सिंध हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स को लगाए हैं। ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी है कि आप सिविल सोसाइटी के लोग भी रख सकते हो, आप वहाँ लोकल कम्युनिटी से लोग रख सकते हो, उस पर हम गौर कर सकते हैं। लेकिन जो अब इंशाल्लाह ताला आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस जो होंगे उसमें हम अपना कानून पे काम कर रहे हैं, सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट पे काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा लोकल गवर्नमेंट्स जो है उनके पास ज़्यादा वसाइल हो, उनके पास ज़्यादा पावर हो और उनका अपना जो रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम है वो भी बेहतर हो और तगड़ा हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमिटमेंट जमहूरियत के साथ है और हर टियर ऑफ गवर्नमेंट के साथ है। और ये PTI हुकूमत जो लोकल बॉडीज़ पे बहुत बात कर रहे थे, वो उनके दौर में बहुत पंजाब में और पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट्स को ख़त्म किया गया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला पूरा हिस्सा लेंगे लोकल बॉडी इलेक्शंस में और रिजल्ट्स दिखा के। जहाँ तक वज़ीर आज़म का दौरा है, महंगाई तो हर पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है, महंगाई की सुनामी का मुकाबला तो हर पाकिस्तानी कर रहा है। और आपको पता होगा कि रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के महीने में हमने इन्फ्लेशन ने डबल डिजिट्स फिर से क्रॉस किया है। एक साल बाद जो है पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट्स में फिर से आ चुका है और वो रमज़ान के महीना में। तो ये इस हुकूमत का इस PTIMF डील का वजह से हम इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म ने ख़ुद कहा था कि अब वो मॉनिटर करेगा, वो ख़ुद देखेगा और इंश्योर करेगा कि महंगाई का मसला जो है अवाम के लिए उसमें कमी आएगा। लेकिन कमी आने के बावजूद के बजाय महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। तो इस महंगाई का इजाफ़ा का भी ज़िम्मेदार इमरान ख़ान साहब है। और वो कितने भी दौरा लगाए इस्लामाबाद की जो मार्केट्स है उसके फ़र्क नहीं पड़ रहा है महंगाई पे। और हम समझते हैं इसका इलाज एक है और इलाज ये है कि इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हो, इमरान ख़ान घर चले जाए, हम इस PTIMF डील से निकले, हम इस PTIMF डील से अलग हो जाएं जो हमारे अवाम को इतना परेशानी का सामना करना जिसकी वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम एक अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी दे, अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी से अवाम के मुफाद के हम मईशत चला सकेंगे। और जहाँ तक B टीम का इल्ज़ामात है वो तो आपके सामने हैं कि कौन कह रहा है कि इमरान ख़ान साहब को 5 साल वज़ीर आज़म रहना चाहिए और कौन कह रहा है कि इमरान ख़ान साहब को एक और दिन के लिए भी वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहिए। उन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन B टीम है और कौन चाहते हैं कि ये घर चले जाए। शाह साहब को, यादव का सेठ साहब को, NSC एक्ट में तरमीम के लिए एक कमेटी बनी थी।
बड़ा अच्छा मैं किसान कोर्ट में बननी थी, उनकी हिसाब किताब का इश्यूज था, तो आप कब इस तरह किसान अनवर महर साहब का टेनेंसी एक्ट जो है मुझे इसका इल्म नहीं था, मैं बात करता हूँ और देखता हूँ कि क्या उस लिहाज से रिफॉर्म हो रहा है। लेकिन हमने जो बहुत बड़ा काम किया है इस मजदूर कार्ड के थ्रू वो ये है कि हम ज़राए मजदूर को भी ये ज़राए मजदूर को भी ये मजदूर कार्ड का बेनिफिशरीज बनाना चाहते हैं, उनका मेहनत को रिकग्नाइज करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जैसे सनती मजदूर को फैसिलिटी मिले वैसे जब ज़राए मजदूर बेनज़ीर मजदूर कार्ड के लिए रजिस्टर हो जाएंगे तो उनके लिए भी ये सोशल सिक्योरिटी का एक बेनिफिट हो, एक सिक्योरिटी सोशल सेफ्टी का एक नेटवर्क हो जो उनको बचा सके। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी जोर दिया है और मजदूरों के लिए काम किया है। सिंध वो सबसे पहले सूबा है जहां हमने ना सिर्फ ज़राए मजदूरों को ये हक दिया कि वो यूनियंस बना सकते हैं, मगर वो पहला सूबा है जहां ये यूनियंस बने हैं। हमने जो वुमेंस एग्रीकल्चर एक्ट के मुताबिक कानून साजी किया है वो 50% ज़राए मजदूर जो ख़वातीन हैं, जो काउंट ही नहीं होते थे, जो रिकग्नाइज ही नहीं होते थे, उनका मेहनत उनका कंट्रीब्यूशन वो रिकग्नाइज किया है। हमने किसानों के लिए मसलन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जो गंदम का जो वीट का हमने 2000 का रेट रखा था उससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। बाकी सूबों में भी जहाँ पंजाब ने पहले 1600 अपना रेट सेट करना था, जब सिंध हुकूमत ने 2000 रेट सेट कर दिया तो उन्होंने फिर 1800 का रेट सेट किया। प्राइवेट सेक्टर में भी उनका इसका ये फ़ायदा हुआ कि अगर गवर्नमेंट जो है 2000 रुपीज़ दे रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर ने भी बेहतर रेट दिया। तो इसी तरीके से हमने हमेशा अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, अपना कानून साजी के थ्रू और अपना सियासत के थ्रू जो ज़राए सेक्टर में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या जो मज़दूर हो, जो निचले तबकात हैं इन दोनों सेक्टर्स में, उनके लिए हमारा पॉलिसीज़ बनते हैं, हमारे कानून बनते हैं और हमारा सियासत चलता है। पिछली दफ़ा इस दफ़ा आपने सवाल नहीं किया, लेकिन पिछले दो दिन पहले आपने इतना अच्छा सवाल पूछा था कि ये तो होना था।